Okay, so today we'll discuss about the Indian Industrial Policy Resolution 1956. Basically, the policy resolution passed by the government regarding making a clarification about the public or the government's role in the development of the industry. That means this policy was promulgated by declaring that the public sector or the government will play an important role in the development of industry. मतलब गवर्नमेंट चाहती थी कि इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट या इंडस्ट्रियल ग्रोथ में गवर्नमेंट ही एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करे, एक लीडिंग रोल प्ले करे, प्राइवेट सेक्टर को एक सेकेंडरी रोल प्ले करने दिया जाएगा. ठीक है, तो ऐसी कुछ पॉलिसीज बनाई गई, प्रोविजंस बनाई गई जो ये बताती थी कि गवर्नमेंट एक लीडिंग रोल प्ले करेगा इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट में. ठीक है, सो फर्स्ट पॉइंट है थ्री फोल्ड क्लासिफिकेशन. अंडर दिस पॉइंट all the industries were categorized into three parts as public sector industries, means the industries which are under the government control, जिनमें resources के ऊपर ownership जो है वो government की होगी. ठीक है, so the resources which are under government control are considered as the public sector industry. Basically, the industries which are of strategic significance or the heavy industries वन कैप्ट अंडर कंट्रोल ऑफ द गवर्नमेंट, या गवर्नमेंट के कंट्रोल में रखी गई, गवर्नमेंट की ओनरशिप थी उन इंडस्ट्रीज के ऊपर जो स्ट्रेटेजिक सिग्निफिकेंस की इंडस्ट्रीज थी, मतलब जो डेवलपमेंट में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती थी. नेक्स्ट, वो इंडस्ट्रीज जो पब्लिक सेक्टर के अंडर नहीं थी उनको हमने प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्रीज कहा. प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्रीज कुछ ऐसी इंडस्ट्रीज थी जिनको प्योरली प्राइवेट हैंड्स में दे दिया गया था. बेसिकली ये इंडस्ट्रीज वो थी जो स्ट्रेटेजिक सिग्निफिकेंस की नहीं थी, मतलब हैवी इंडस्ट्रीज नहीं थी, इंफ्रास्ट्रक्चर में कंट्रीब्यूट नहीं करती थी, इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट में कोई इंपॉर्टेंट रोल प्ले नहीं करती थी. ठीक है, सो वो इंडस्ट्रीज बेसिकली हमारी प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्रीज के नाम से जानी गई. ठीक है, बेसिकली कौन सी, जो प्राइवेट हैंड्स में जिनके ऊपर प्राइवेट ओनरशिप थी. ठीक है, ओके. So the industries which were basically not of strategically significant, that means जो डेवलपमेंट में या ग्रोथ में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले नहीं करती थी, उनको हमने प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्री. The third category was the PPP, public private partnership. That means those industries which are not categorized under either public sector or private sector. वो इंडस्ट्रीज जो ना तो पब्लिक सेक्टर के अंडर थी, मतलब गवर्नमेंट का कंट्रोल नहीं था उनके ऊपर, और ना ही वो प्राइवेट हैंड्स में थी. दैट मीन्स कुछ ऐसी इंडस्ट्रीज थी जिनको लाइक प्राइवेट सेक्टर को नहीं हैंड ओवर किया गया था, क्योंकि ह्यूज अमाउंट ऑफ, हम लास्ट में डिस्कस कर चुके हैं कि प्राइवेट सेक्टर का एक इंपॉर्टेंट रोल नहीं था इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट में, बिकॉज वी हैव इनहेरिटेड एन इकोनॉमी विच वॉज स्टैग्नेंट और बैकवर्ड इकोनॉमी. सो इंडिविजुअल, प्राइवेट इंडिविजुअल्स डिड नॉट हैव ह्यूज अमाउंट टू इन्वेस्ट. ओके, सो दे कुड नॉट डेवलप इंडस्ट्रीज और दे कुड नॉट contribute or participate in the development or the growth of industry. That's why during the plan period, okay, we are talking about the IPR 1956 because that means we are at the midway of the planning period. The first plan was started in 1951, so we are in the midway of the plan period. So after the implementation of the plan, the economy has started to recover. So some midway or some provisions were made that the private sector would also given an important role or important responsibility in the development of the industries. So the government decided to make a partnership or a joint venture in which the public and the private sector both started their industries or would contribute in the industrial development. So those industries which were not categorized under the first and the second group, those were categorized under पार्टनरशिप, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप. बेसिकली वो इंडस्ट्रीज थी जो हैवी इंडस्ट्रीज तो नहीं थी, या स्ट्रेटेजिक सिग्निफिकेंस हम नहीं कह सकते हैं, या फिर यू कैन से इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट में कंट्रीब्यूट नहीं करती थी. ठीक है, उन तरह की इंडस्ट्रीज को हमने पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में शुरू किया गया, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर को भी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने दिया गया था. ठीक है, सो नेक्स्ट वन इज द इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग. This step of the provision of industrial policy resolution was straightforward regarding the hurdles or the barriers on industrial development or in the path of industrial development. Basically, government ने industrial licensing policy adopt करके डायरेक्टली ये क्लियर कर दिया था कि हम प्राइवेट सेक्टर को एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले नहीं करने देना चाहते. दैट मीन्स वी वुड hinder the growth or the introduction or the entry of the private sector in industrial development. Okay, so the next
one is industrial licensing. Industrial licensing. Basically, this policy was adopted by the government or implemented by the government, stating that the private sector industries need to take a license to establish their units, or the production units, or you can say industries or firms. Okay. Why? This policy was implemented or adopted or formulated by the government directly to protect the public sector industries from the competition of the private sector. गवर्नमेंट चाहती थी कि पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज को जो है प्राइवेट सेक्टर से बहुत ज़्यादा कंपटीशन ना मिले, हमारा जो कंट्रोल है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के ऊपर या ग्रोथ के ऊपर वो शेयर ना हो. ठीक है, द गवर्नमेंट did not want to share their control over the industrial growth. ठीक है, that's why they adopted this policy. That was the major barrier in the entry stage of the industrial development. Okay, because they stated that all the private entrepreneurs or the enterprises need to take the license to set up their industry. Okay, so न्यू इंडस्ट्रीज को सेटअप करने के लिए आपको लाइसेंस चाहिए. ठीक है, बट स्टिल इसके बाद भी इसमें कुछ चेंजेस किए गए थे या फिर ये प्रोविजन कुछ ज़्यादा ही प्रोविजन अपने स्टेटमेंट्स अपने अंदर इंक्लूड किए हुए था कि नॉट ओनली टू एस्टैब्लिश अ न्यू इंडस्ट्री यू नीड टू टेक अ लाइसेंस, बट ऑल्सो इफ यू डू वांट टू एक्सपैंड एन एग्जिस्टिंग यूनिट और यू डू वांट टू एक्सपैंड द प्रोडक्शन कैपेसिटी, आपको सिर्फ एक नई इंडस्ट्री सेटअप करने के लिए लाइसेंस नहीं चाहिए, बल्कि अगर आप एक एग्जिस्टिंग यूनिट का प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ाना चाहते हैं, स्टिल यू नीड टू टेक और ऑब्टेन अ फ्रेश और अ न्यू लाइसेंस. ठीक है, तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि गवर्नमेंट ने कंप्लीटली प्राइवेट सेक्टर के ऊपर एक क्लोज चेक या फिर क्लोज कंट्रोल रखा हुआ था थ्रू लाइसेंसिंग पॉलिसी, जिससे कि प्राइवेट सेक्टर का जो रोल था वो श्रिंक हुआ, बहुत ज़्यादा श्रिंक था इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट में या ग्रोथ प्रोसेस में. Next one is industrial concession. Sometimes it is also known as industrial SOPs. Industrial concession, as the name suggests, that the government provides some concessions or the financial help to the industry. Okay, industrial concessions or the industrial SOPs. कई बार industrial concessions की जगह industrial SOPs का भी नाम आ जाता है. ठीक है, कंसेशन ना देके इंडस्ट्रियल स्टॉप्स के नाम से भी इसको हम जानते हैं. ठीक है, सो बेसिकली अंडर दिस पॉलिसी रेजोल्यूशन द गवर्नमेंट प्रोवाइडेड सम facilities, the financial rebate or the financial help to the industry in order to make a regional equality. Basically गवर्नमेंट चाहती थी कि जो इंडस्ट्रीज अर्बन एरियाज के आसपास सेटअप हुई हैं एंड रूरल एरियाज आर डिप्राइव्ड ऑफ getting the benefits of industrial development. So some industries or entrepreneurs need to set up their units or expand their units in or near about the rural areas so that employment opportunities could be provided in the doorsteps of the rural areas, and the rural areas can also observe or experience the infrastructural development. ठीक है, इसलिए गवर्नमेंट ने प्रोविजन ऐड किया था. ठीक है, इसमें बेसिकली क्या था, कुछ पॉइंट्स ऐड किए थे जिसमें इंडस्ट्रीज को फैसिलिटी या फाइनेंशियल हेल्प दी गई थी डायरेक्ट. फॉर एग्जाम्पल सबसे बड़ा जो बेनिफिट था वो था इन द फॉर्म ऑफ टैक्स हॉलीडे. नाउ व्हाट इज टैक्स हॉलीडे? बेसिकली टैक्स हॉलीडे कहते हैं कि टैक्स से छुट्टी मिल गई है. ठीक है, लाइक इंडस्ट्रीज नीड नॉट टू पे टैक्सेस अप टू अ सर्टेन टाइम पीरियड और फॉर सर्टेन ईयर्स. ठीक है, बेसिकली जो टैक्स हॉलीडे टर्म है ये ऐसी स्पेशल इकोनॉमिक जोन में अभी भी प्रोवाइड की जाती है. Special economic zones are the industrial zones or the industrial areas set up by the government to promote the regional equality. Basically उन rural और backward areas में SEZ set up किए गए जहाँ पे industrial development नहीं है. ठीक है, तो government ने वहाँ पे SEZ या industrial zone set up किए हैं and industries को attract करने के लिए वहाँ पे कुछ basic facilities देती है, जिसमें से कि tax holiday सबसे बड़ा benefit है कि वो इंडस्ट्रीज जो SEZ में अपना प्लांट सेटअप करेंगी, अपनी यूनिट्स लगाएंगी, उन्हें कुछ सालों तक टैक्स नहीं पे करना पड़ेगा. एंड वो कुछ साल है कि फॉर द फर्स्ट 5 years और द इनिशियल 5 years दे नीड नॉट टू पे एनी टैक्स. दैट मीन्स दे वर एग्जाम्प्टेड 100%. ठीक है, 100% टैक्स से उनको एग्जाम्पशन मिली हुई है. फॉर फर्दर द नेक्स्ट 5 years, दैट मीन्स 6 to 10 years, दे हैव टू पे ओनली 50% ऑफ द टैक्स लाइबिलिटी. अगले जो 5 साल हैं उनको सिर्फ 50% टैक्स पे करना पड़ेगा. जितनी टैक्स लाइबिलिटी है उसका सिर्फ 50% ही बेयर करना पड़ेगा. ठीक है, तो बेसिकली देखा जाए तो उनको इनिशियल 10 years तक कुछ टैक्स रिबेट या टैक्स
बेनिफिट्स दिए गए हैं जिनको टैक्स हॉलीडे का नाम दिया गया है। तो ये इंडस्ट्रियल कंसेशन है। नेक्स्ट है एक और बहुत बड़ा बेनिफिट है, दैट इज सब्सिडाइज्ड पावर सप्लाई। What are the tariffs the government charges commercially? They were reduced in the industrial zones basically. कि जो SEZs हैं, स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स हैं, वहाँ पे जो पावर के टैरिफ्स होंगे वो बाकी कमर्शियल जोन के कमर्शियल एरिया से काफ़ी कम होंगे। ठीक है, तो इंडस्ट्रीज की बहुत बड़ा जो प्रोडक्शन कॉस्ट है उनको कट डाउन करने में हेल्प मिलेगा। ठीक है, क्योंकि जो पावर के टैरिफ्स हैं वो उनकी प्रोडक्शन की कॉस्ट में ऐड हो रहे हैं, तो अगर वो टैरिफ्स कम चार्ज किए जाएंगे, लो टैरिफ्स आर बीइंग levied on these industries which are being set up under SEZ. Okay, so if these tariffs are lowered down, they will automatically cut down, or they will affect to cut down the production cost of the industries, as well their prices. उनके प्रोडक्ट के प्राइसेस जो है वो कम रख पाएंगे, जिससे उनकी सेल्स ज़्यादा होगी, जिससे उनके प्रॉफिट्स अल्टीमेटली इंक्रीज हो जाएंगे। So these were the 3 points which were made under IPR 1956 or Industrial Policy Resolution 1956, which were completely facing a control of government or the public sector on industrial development. Next we will talk about the small scale industries. बहुत important topic है small scale industries। कई बार 5 नंबर का डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है, फीचर्स ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, या फिर व्हाई स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज आर कंसिडर्ड एज growth oriented। तो सबसे पहले हम एसएसआईज के फीचर्स को डिस्कस करेंगे कि एसएसआईज हैं क्या। स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज या एसएसआईज, कौन सी इंडस्ट्रीज को हम स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज कहते हैं। बेसिकली 1951 में जब हमारा फर्स्ट प्लान शुरू हुआ था, 5 ईयर प्लान, 1951 में हमारी स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज की जो कैपिटल लिमिट थी, या कौन सी इंडस्ट्रीज स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज थी जिनका जो कैपिटल लिमिट है, ठीक है, कैपिटल लिमिट जिनका 5 है, ओके, लेकिन बाद में इसको इंक्रीज कर दिया गया था। दोज इंडस्ट्रीज हुज कैपिटल बेस इज 5 करोड़, कैपिटल बेस या कैपिटल लिमिट इज 5 करोड़। These industries are considered as, ये 1950 में ये रिकॉग्नाइज किया गया था। 1950 में ये माना गया था कि जिन इंडस्ट्रीज का कैपिटल बेस 5 लाख था उनको हम स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज कहेंगे। लेटर ऑन इट वाज इंक्रीज टू 5 करोड़। नाउ दोज इंडस्ट्रीज which are having a capital base of 5 crores are considered as small scale industries। okay, बेसिकली जब प्लान पीरियड शुरू हुए थे, लाइक फर्स्ट प्लान 1951, इन दैट ड्यूरेशन ए कमेटी वाज फॉर्म दैट इज नोन एज द कार्वे कमेटी। ठीक है, तो कार्वे कमेटी अंडरलाइन द इम्पोर्टेंस ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज इन द ग्रोथ और द डेवलपमेंट ऑफ द इकोनॉमी। मतलब कार्वे कमेटी ने ये कुछ फ्रेमवर्क तैयार किए थे जिसमें स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज की इंपॉर्टेंस को उन्होंने हाईलाइट किया था कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज कितनी इंपॉर्टेंट है ग्रोथ या कंट्री की डेवलपमेंट में। सो बेसिकली वी कैन से द कार्वे कमेटी published its report in 1955, that means during the first plan, okay, first 5 year plan के during, published it or submitted its report in 1955, highlighting the importance of small scale industries in the growth or the development of the economy. Okay, so we have the features of the 3 principal features of small scale industries. First is these are labor intensive. Small scale industries are labor intensive. So basically this feature says that small scale industries are very important in generating or creating employment opportunity in the developing countries. Okay, labor intensive है, तो ये ज़्यादा से ज़्यादा employment opportunities create करेगी, employment opportunities create करेगी किसमें, in developing economy. Okay, so that's why these are very crucial. These small scale industries or such type of industries are very crucial or important in these kinds of industries. Okay, जो हमारी इकोनॉमी की जो बैकवर्ड और स्टेगनेंट इकोनॉमी है, इस तरह की इकोनॉमी के लिए जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज हैं बहुत ज़्यादा क्रूशियल है। एज दी स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज आर लेबर इंटेंसिव, मीन दे यूज मोर एंड मोर लेबर पावर इन प्रोडक्शन। ओके, प्रोडक्शन के लिए ज़्यादा से ज़्यादा लेबर पावर यूज़ करती है, मशीन कम यूज़ करती है। सो the economy like India, which is having a high population, and as far as stagnant and backward economy, it is very important to set up such industries which are labor intensive so that they could absorb more and more workforce,
which are or who are unemployed before इंडिपेंडेंस. ओके, सो ये इंडस्ट्रीज बहुत एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही थी आफ्टर इंडिपेंडेंस हमारी इकोनॉमी की ग्रोथ में या डेवलपमेंट में, क्योंकि ये एक लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्रीज मानी जाती है. और हमारी इकोनॉमी या हमारी कंट्री जो कि काफ़ी ज़्यादा पॉपुलेटेड कंट्री थी, तो उसकी जो मोस्ट ऑफ वर्क फोर्स थी अनएम्प्लॉयड थी, एग्रीकल्चर सेक्टर में इंगेज थी, जहाँ पे इनकम काफ़ी कम थी. सो इस तरह की इंडस्ट्रीज एक क्रूशियल रोल प्ले करती हैं क्योंकि लेबर इंटेंसिव है. सो दे वर considered as more important or most important industries to create more and more employment opportunities, so they could absorb the or underutilized workforce. Okay, so for underdeveloped or developing economy, exercise plays an important role. Next one is because हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि हमारी इकोनॉमी में लेबर सरप्लस इकोनॉमी है. ठीक है, एग्रीकल्चर सेक्टर में ज़्यादातर वर्कफोर्स एंगेज है एंड एग्रीकल्चर सेक्टर इज ओवरबर्डन. ठीक है, वर्कफोर्स से ज़्यादातर ओवरबर्डन ही रहा है क्योंकि दूसरी जो सेकेंडरी एंड टर्शरी सेक्टर है वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ है नहीं. तो उस एक्स्ट्रा या सरप्लस वर्कफोर्स को एब्जॉर्ब करने के लिए हमें इंडस्ट्रियल सेटअप चाहिए. वो एसएसआई हमारे लिए सेटअप कर रही थी स्मॉल स्केल इंडस्ट्री. नेक्स्ट वन इज रेशनल एंड लोकेशनल फ्लेक्सिबिलिटी. दो तरीके से हम पढ़ेंगे लोकेशनल फ्लेक्सिबिलिटी को. लोकेशनल फ्लेक्सिबिलिटी सेज दैट कि जो लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज हैं, these industries are basically set up in that area, so in those areas which are near to the places or the source of raw material, or you can say nearby the market areas. लार्ज इंडस्ट्रीज बेसिकली वहाँ पे सेटअप की जाती हैं जहाँ पे या तो रॉ मटेरियल कन्वीनियंटली या फिर इजीली अवेलेबल हो, या फिर नियर टू या नियर बाय मार्केट एरिया सेटअप की जाती हैं, सो दैट the industries do not have to bear high transport or heavy transportation cost, क्योंकि रॉ मटेरियल को प्रोडक्शन प्लेस तक लाने के लिए ट्रांसपोर्टेशन की जरूरत पड़ेगी एंड जो फिनिश्ड गुड्स हैं उनको मार्केट प्लेस तक ले जाने के लिए ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बेयर करनी पड़ेगी. सो लार्ज स्केल इंडस्ट्री जो कि बहुत ज़्यादा रॉ मटेरियल फ्रीक्वेंटली यूज करती हैं, ठीक है, बिकॉज लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज नीड very huge quantity of raw material and in frequent amount of quantity. Okay, so that's why they have to bear a huge transportation cost. So generally they are established either near to market area or to places where raw materials can be easily or conveniently available. On the other hand, the small scale industry, which needs less quantity or low quantity of raw material, that's why it is not necessary that such industry should be set up nearby like the places where raw material is easily available or nearby to market areas. ऐसा ज़रूरी नहीं कि इंडस्ट्री को मार्केट एरियाज के आसपास सेटअप किया जाए या फिर ऐसी जगह पे सेटअप किया जाए जहाँ पे रॉ मटेरियल इजीली मिल जाता है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा रॉ मटेरियल कंज्यूम नहीं करती हैं. इनका जो प्रोडक्शन की कैपेसिटी है काफ़ी कम है, तो इनको रॉ मटेरियल कम चाहिए होता है. ठीक है, और मार्केट एरियाज की कनेक्टिविटी भी इनको बहुत ज़्यादा नहीं चाहिए होती क्योंकि इनका प्रोडक्शन कैपेसिटी कम है, तो आउटपुट कम होती है, सो इनको ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बहुत ज़्यादा बेयर नहीं करनी पड़ती है. तो बेसिकली ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट इनकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को बहुत ज़्यादा अफेक्ट नहीं करेगी. तो ये इंडस्ट्री स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज कुड ईजीली बी एस्टैब्लिश्ड इन सच एरियाज वेयर नो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट और इंडस्ट्रियल जोन्स आर बीइंग सेट अप. ठीक है, बेसिकली यू कैन से रूरल एरियाज और रिमोट एरियाज. ठीक है, उन एरियाज में इंडस्ट्रीज को इजीली सेटअप किया जा सकता था जहाँ पे कोई भी इंडस्ट्रियल सेटअप नहीं है, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट नहीं हुआ है, जैसे रिमोट और रूरल एरियाज, दूर दराज के इलाके या ग्रामीण इलाके हैं. ठीक है, तो वहाँ पे सेटअप करके हम लोकेशनल फ्लेक्सिबिलिटी, यू कैन से रीजनल इक्वालिटी, बैलेंस सेटअप कर सकते हैं. क्योंकि बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज तो अर्बन एरियाज में, जिसकी वजह से अर्बनाइजेशन हुआ, इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से अर्बनाइजेशन हुआ, तो अर्बन एरियाज तो एक्सपैंड हो गए, अर्बन एरियाज में तो बेसिक फैसिलिटीज डेवलप हो गई, बट रूरल एरियाज रिमेन डिप्राइव्ड ऑफ डेवलपिंग दीज बेसिक फैसिलिटीज फॉर लाइक अर्बनाइजेशन या बेसिक फैसिलिटीज से वंचित रह गए. तो उन एरियाज में इन तरह की स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को सेटअप करके रूरल एरियाज को भी अपलिफ्ट किया जा सकता है. नेक्स्ट थर्ड वन कहता है स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज में जो इन्वेस्टमेंट की कम जरूरत होती है, दे नीड स्मॉल इन्वेस्टमेंट. यहाँ पे भी रीजनल इक्वालिटी या बैलेंस की बात की गई है, क्योंकि स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज इजीली सेटअप की जा सकती है बिकॉज दे नीड लो कैपिटल बेस, एज अ रिजल्ट the poor and middle income groups
कैन इजीली सेट अप सच इंडस्ट्री। मतलब जरूरी नहीं है कि सिर्फ लाइक रिच पीपल जो है, रिच इनकम या हाई इनकम ग्रुप ही इन इंडस्ट्रियल बेस को इंडस्ट्रीज को सेटअप करेगा, क्योंकि इनमें इन्वेस्टमेंट काफ़ी कम चाहिए होती है। इससे जो मिडिल इनकम ग्रुप्स है, नॉट पुअर, वी कैन नॉट से पुअर, ओके, मिडिल इनकम ग्रुप्स, ओके, दे कैन ऑल्सो सेटअप सच इंडस्ट्रीज और सच इंडस्ट्रियल बेसिस। सो यहाँ पे भी पुअर और रिच इनइक्वालिटी को कम करने की कोशिश की गई है। और यू कैन से दीज इंडस्ट्रीज प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल, और दीज इंडस्ट्रीज प्ले a crucial driver in reducing or you can say कम करने के लिए जो गैप है, वेल्थ है, ठीक है, प्रोड्यूसिंग द गैप और द वेल्थ बिटवीन पुअर एंड रिच इन द इकोनॉमी, और टू सेट अप अ बैलेंस बिटवीन द टू इकोनॉमिक ग्रुप्स। इकोनॉमी में जो दो तरह के ग्रुप्स हैं जो कि फाइनेंशियल बेसिस से, इकोनॉमिक बेसिस से किए गए हैं, डिवाइड किए गए हैं, जैसे पुअर एंड रिच, उनके गैप को कम करने के लिए या मिटिगेट करने के लिए, उनके गैप को मिटिगेट करने के लिए ये जो इंडस्ट्रीज हैं एक बहुत लाइक क्रूशियल ड्राइवर मानी गई है, ठीक है। इसलिए ये पॉइंट जो है यहाँ पे इक्वालिटी, रीजनल इक्वालिटी, लाइक लेबर लोकेशनल फ्लेक्सिबिलिटी, रीजनल इक्वालिटी सेटअप करता है। रीजनल इक्वालिटी से रिलेटेड है क्योंकि ये कहता है कि रूरल एरिया में भी सेटअप की जा सकती है क्योंकि इनको रॉ मटेरियल ज़्यादा नहीं चाहिए। स्मॉल इन्वेस्टमेंट कहता है इक्विटी ओरिएंटेड है या फिर इक्वालिटी या इनइक्वालिटी को कम करता है। सो दीज आर इक्विटी ओरिएंटेड, जो इम्बैलेंस है इकोनॉमी में पुअर और रिच के बीच, उसको कम करने की कोशिश करते हैं। उनके लिए क्रूशियल ड्राइवर है स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, ओके। नेक्स्ट कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, गुड एंड बैड इफेक्ट्स ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन, ठीक है। वो क्या कहता है कि कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स में कि इंडस्ट्रियल पॉलिसी या इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट की जो स्ट्रेटजीज है, ठीक है, दीज आर द नेगेटिव एंड पॉजिटिव इफेक्ट्स ऑफ द इंडस्ट्रियल स्ट्रेटजी या स्ट्रेटजी ऑफ इंडस्ट्रियल ग्रोथ, ठीक है। 1947 या 50 to 90 तक, 1950 से लेकर 90 तक की जो पॉलिसीज बनाई गई थी इंडस्ट्रियल ग्रोथ के लिए, उनके कुछ पॉजिटिव एंड नेगेटिव पॉइंट्स हैं, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज सेइंग दैट पब्लिक सेक्टर प्लेड एन इंपॉर्टेंट रोल। हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि पब्लिक सेक्टर ने इनिशिएट किया, पब्लिक सेक्टर ने लीड किया, जिसकी वजह से हमारी जो आउटपुट थी रैपिडली इंक्रीज हुई। क्योंकि प्राइवेट सेक्टर को अगर इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने दिया जाता तो प्राइवेट सेक्टर के पास इतनी इन्वेस्टमेंट नहीं थी, ऐसा पैसा नहीं था कि वो हैवी इंडस्ट्री सेटअप करके प्रोडक्शन को बढ़ा सके, ठीक है। सो द इकोनॉमी गोट अ बिग पुश इन द इंक्रीमेंट ऑफ प्रोडक्शन, और यू कैन से आउटपुट इंक्रीज करने के लिए इकोनॉमी को एकदम से बिग पुश मिला क्योंकि पब्लिक सेक्टर ने एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था, ठीक है। नेक्स्ट वन इज द मार्क्ड डाइवर्सिफिकेशन इंडस्ट्रियल सेक्टर। दैट मीन्स कि जो हमारी डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज थी या कंपनीज थी या फर्म्स थी, उनको प्रोटेक्ट किया गवर्नमेंट ने फॉरेन कंपनीज से या फॉरेन ट्रेड से, जिसकी वजह से डोमेस्टिक जो कंपनीज थी या डोमेस्टिक ट्रेड था वो फ्लॉरिश हुआ, ओके। सो these policies, the industrial resolution or the strategies of industrial growth, establish a marked diversification in protecting the domestic industries or in flourishing the domestic industries by protecting the domestic trade from the foreign trade, by like implementing the trade barriers, कुछ controls या कुछ trade barriers, जैसे कि प्राइवेट सेक्टर के लिए लाइसेंसिंग पॉलिसी अडॉप्ट की गई थी, इसी तरीके से फॉरेन ट्रेड को भी कंट्रोल करने के लिए गवर्नमेंट ने कुछ ट्रेड बैरियर्स अडॉप्ट किए थे। नेक्स्ट वन, लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज का ग्रोथ, the growth of large scale industry projected or you can say formulated a path for infrastructural development in the economy. इसी प्लान पीरियड में गवर्नमेंट ने कुछ ऐसी इंडस्ट्रीज, हैवी इंडस्ट्रीज डेवलप की जिसकी वजह से इन इकोनॉमी में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का एक पाथ जो था, पाथ गोल सेटअप किया गया। नेक्स्ट वन इज दूसरी तरफ हैवी इंडस्ट्रीज के अलावा, अपार्ट फ्रॉम द हैवी इंडस्ट्रीज और द इंडस्ट्रीज ऑफ स्ट्रेटेजिक सिग्निफिकेंस, सम small scale industries were also established. So the provisions were made by the government to set up the small scale industries so that the locational flexibility as well as the employment opportunity can be generated or created, because small scale industries are, as we know that small scale industries are labor intensive, okay, that's why employment opportunities भी साथ साथ क्रिएट की गई, इंफ्रास्ट्रक्चर बेस भी लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज के हेल्प से सेटअप किया गया, एंड रीजनल इक्वालिटी भी सेटअप की गई, क्योंकि लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज को बेसिकली अर्बन एरियाज के आसपास सेटअप किया गया क्योंकि उनको रॉ मटेरियल ज़्यादा चाहिए था, वेयर जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज थी जिनको रॉ मटेरियल ज़्यादा नहीं चाहिए था, वो कहीं भी सेटअप लाइक रूरल एरियाज में भी सेटअप की जा सकती थी, जिससे अर्बन और रूरल के बीच जो गैप था, पुअर और रिच के बीच जो गैप था वो खत्म किया गया, ओके। सो इक्वालिटी सेटअप करने का काम स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज ने किया, ओके।
But there are some negative points or bad effects of these policy resolutions or the strategies of industrial growth are also there. What are these? First of all, we have discussed that in this strategy, policy strategy, the government made it clear that the public or the government, public sector of the government have a crucial or important role to play in the industrial development. Government ने पहले ही clear कर दिया लाइसेंसिंग पॉलिसी अडॉप्ट करके कि गवर्नमेंट जो है चाहती है कि पब्लिक सेक्टर या फिर गवर्नमेंट का ही एक इम्पोर्टेंट रोल या क्रूशियल रोल हो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट में. गवर्नमेंट वांट्स टू लाइक क्रिएट अ मोनोपोली over the having over the large scale industries, क्योंकि small scale industries के लिए licensing policy adopt की गई. Okay, so public sector monopolies gradually create होने लगी. Next one is domestic industries को protect किया गया. The protection of domestic industry जो हमें लास्ट गुड इम्पैक्ट में पढ़ा कि डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को प्रोटेक्ट किया गया फॉरेन ट्रेड से, जिस वजह से डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज फ्लॉरिश हुई. बट ये उनके लिए एक नेगेटिव पॉइंट भी था, एक नेगेटिव इम्पैक्ट भी उनके ऊपर डाल रहा था कि जब प्रोटेक्शन गवर्नमेंट ने डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को प्रोटेक्ट किया कुछ ट्रेड बैरियर्स लगा के, सो डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज did not face any competition, and if they did not face, sorry, if any company do not face any competition from the outsider, they will not be able or they will not be willing or intend to adopt innovation. वो नहीं चाहेंगे कभी भी कि वो इनोवेटिव आइडियाज या टेक्नोलॉजी या फिर अपनी प्रोडक्शन की टेक्निक में या कैपेसिटी में चेंज करें. सो यही एक नेगेटिव पॉइंट डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज के लिए हुआ कि प्रोटेक्शन तो प्रोवाइड कर दी गई, लेकिन डोमेस्टिक ट्रेड इससे क्या हो गया, लाइक लेजी हो गए डोमेस्टिक ट्रेडर्स. उन्होंने कोई इनोवेशन या इनोवेटिव टेक्नोलॉजी अडॉप्ट नहीं की, जिस वजह से हम बैकवर्ड रहे, उन्हीं बैकवर्ड टेक्नोलॉजी से ही स्टिक रहे, चिपके रहे. नेक्स्ट है एक और बहुत इंपॉर्टेंट टर्म थी यहाँ पे इसकी पॉलिसी strategies industrial growth till 1990, that is import substitution. In this duration, the government adopted the policy in which import substitutions were given due importance. What is import substitution? Import substitution says that whatever the goods or the products are being imported in the country, their alternate or the substitutes could be developed or produced in our country so that the dependence on imports can be reduced. मतलब गवर्नमेंट चाहती थी कि जो हम imports करते हैं, जिन भी गुड्स या कमोडिटीज के हम imports करते हैं, उनके ऑल्टरनेट या उनके सब्सटीट्यूट्स, हालांकि वही चीज़ तो हम प्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं क्योंकि उसके वैसा रॉ मटेरियल या वैसे रिसोर्सेज हमारे पास नहीं है, ठीक है. बट उनके ऑल्टरनेट या फिर उनके सब्सटीट्यूट्स अगर हम यहाँ पे डेवलप कर लें या प्रोड्यूस कर लें तो हमारे इंपोर्ट्स के ऊपर डिपेंडेंस कम हो जाएगी, खत्म हो जाएगी. बेसिकली ये जो इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन पॉलिसी थी क्यों अडॉप्ट की गई थी? गवर्नमेंट वाज ऑफ द ओपिनियन दैट इफ वी डेवलप द इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन पॉलिसी और इफ वी डेवलप द ऑल्टरनेट ऑफ द इंपोर्टेड गुड्स, वी could save more of our foreign exchange reserves. हम अपने foreign exchange reserves या foreign reserves को काफी हद तक बचा पाएंगे, ठीक है. तो to save the foreign exchange, okay, to save the foreign exchange reserve, import substitution policy adopt की गई. जबकि ये पॉलिसी जो थी इम्पोर्ट सब्सटीट्यूशन, ये हमारे लिए एक नेगेटिव इम्पैक्ट मतलब उल्टा पड़ गया गवर्नमेंट के ऊपर. गवर्नमेंट ने इम्पोर्ट्स को कम करने के लिए पॉलिसी अडॉप्ट की थी. तो इस पॉलिसी को ध्यान में रखते हुए गवर्नमेंट एक्सपोर्ट प्रमोशन के ऊपर फोकस ही नहीं किया, ठीक है. वाइल फोकसिंग ऑन इम्पोर्ट सब्सटीट्यूशन, गवर्नमेंट इग्नोर्ड और ओवरलुक्ड द अदर फेज, दैट इज द एक्सपोर्ट प्रमोशन. मतलब हम अपने फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स को बचाने के चक्कर में अपने फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स को बढ़ा नहीं पाए, ठीक है. मतलब गवर्नमेंट ने दूसरी तरफ एक्सपोर्ट प्रमोशन की तरफ ध्यान ही नहीं दिया जो कि हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स को बढ़ा पाता, ठीक है. तो एक इम्पोर्ट सब्सटीट्यूशन पॉलिसी ने एक नेगेटिव इम्पैक्ट डाला हमारी इकोनॉमी के ऊपर कि हमने फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व या फॉरेन करेंसी रिजर्व बचाने के चक्कर में फॉरेन करेंसी रिजर्व को बढ़ाने वाली पॉलिसीज बनाई ही नहीं. कहने का मतलब एक्सपोर्ट प्रमोशन पॉलिसी की तरफ ध्यान ही नहीं दिया गया वाइल फोकसिंग ऑन इम्पोर्ट सब्सटीट्यूशन पॉलिसी. तो ये भी एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक रहा है हमारी पॉलिसी स्ट्रेटजी का ड्यूरिंग दिस पीरियड 1990 तक. ओके, 1991 में हालांकि चेंज हुए थे जो हम आगे के चैप्टर में पढ़ेंगे इकोनॉमिक रिफॉर्म्स में कि एलपीजी पॉलिसीज अडॉप्ट की गई थी जिसमें कि फॉरेन ट्रेड एक्सपोर्ट्स को प्रमोट किया गया था थ्रू ग्लोबलाइजेशन. ओके,